साइन को देख लिया मैंने, साइन को इग्नोर मार के फिर आई इसमें तो साइन को लिखना पड़ेगा। कैलकुलेशन के वक्त तो लेना पड़ेगा ना। अरे मैंने दोनों लिया, एक मैंने लिखा 27/8 और एक 9/8। अरे इसमें मैंने तो कौन सा दोनों एक तो मैग्नीट्यूड वाला है। दो वाला लिखा है ना बाय प्रभात बोलने में चिड़ाती बोले यार क्या इंग्लिश बोलने वाले लोग, इस्लाम इंग्लिश बोलने वाले लोग कहाँ से प्रभात बोलेंगे? कल एंगल पर बात कर रहे हैं। अभी कर रही स्टार्ट हुई थी केस पर करनी रहेगी। जब स्टार्ट हुआ था एक्स्ट्रा पॉइंट ना आपको फॉलो करना है, भूलना ही नहीं। 2πr² is 2π into 1 minus cos of r। बाकी अपना मेन केस तो ये वाला चल रहा है। सोर्स ऑफ लाइट एच गहराई पे लगा था पानी में, जल्दी खत्म कर लो उसको, एक केस कम से कम हो जाए, बाकी लोग आने से पहले। तो फंडासा पर डायग्राम समझ चुके हैं। बल्ब से चारों दिशाओं, इधर भी हर जगह कोई ना कोई क्रिटिकल एंगल आएगा। इसके बाद लाइट में बाहर आना, मैंने सरफेस पे एक ऐसा पर्टिकुलर सर्कल बनेगा जहां से लाइट में बाहर आ रही है और उसके बाद नहीं आ रही। क्लियर? एक क्वेश्चन तो इस पे ऐसा बना देते हैं लोग कि अगर सोर्स के ठीक ऊपर वाटर सरफेस पे एक डिस्क रखी जाए, क्या रखी जाए? डिस्क। तो डिस्क का मिनिमम रेडियस या मिनिमम एरिया कितना रखे so that no light rays come out from the water surface। तो डिस्क का
मिनिमम रेडियस या मिनिमम एरिया कितना रखें, so that no light rays used to come from water surface. कोई भी लाइट रे भी बाहर ना आए भाई, इसके बाद से तो बाहर आएंगी थी, उस सर्कल के बराबर कहीं डिस्क रख दो उसके ऊपर, तो फिर तो वहां से भी आना बंद हो जाएगी। मिनिमम एरिया of this required to place on surface just above source so that no light rays used to come out. कोई भी लाइट रे बाहर न आए। तो ये जो रेडियस होगी की वैल्यू रख लेते हैं कैपिटल R। अगर ये C है तो फिर ये भी C होगा अल्टरनेट। तो इस ट्रायंगल में जाएं तो tan C बोलेगा R/H, और अगर यहाँ पर स्नेल लगा दें तो स्नेल बोलेगा अंदर, जैसे डायरेक्ट अपना साइन C का फॉर्मूला ही बना पड़ा है ना, तो साइन C को याद करने का तरीका क्या रखा था, रेयर अपॉन टेंसर, तो ऐसे याद रखा करो। इस तरह का रेयर कौन है, हवा, टेंसर कौन है, अंदर का पानी, इसका नाम रख लिया म्यू। साइन C इज 1/μ, tan C की वैल्यू R/H, तो साइन C से tan C बना लो, साइन C अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो tan C हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 will be equal to R/H। The required minimum radius will be h upon under root mu square minus 1, कितनी रेडियस की डिस्क लगेगी। The required minimum area is 5r minimum square, यानी by h square upon mu square minus 1। This will be the minimum area of the disk। एक मदद से सरफेस को कवर कर रहा है। तो A part, B part और C part। अब ये एक पॉइंट लाइट सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स में थोड़ी सी और एक चीज प्रोसीजर है, तो वो भी समझ लो होने वाला। एक पॉइंट सोर्स भले लाइट का हो या साउंड का हो, सेम चैप्टर साउंड बेस फिर आएगा, वहां पे साउंड बेस होगी, यहाँ पर लाइट बेस। दो तरह के सोर्स मिलेंगे हर बार अपने को, एक पॉइंट सोर्स और एक लीनियर सोर्स। भाई ट्यूबलाइट लगा दी, तो ट्यूबलाइट कैसे कहलाता है सोर्स, ट्यूबलाइट सोर्स का शेप क्या कहलाएगा, लीनियर। तो दो तरह के हमें सोर्स मिलने वाले हैं, तो उसमें जरा इस वर्ड को पहले समझ लो, ये शब्द क्या है, कि एक बार पहले भी समझ चुके हैं अपन इसे कोण में, इंटेंसिटी। ठीक है, तो एक बार पहले देख इंटेंस, मैंने समझाया, ये पूरे आज भी गवाह है, इस दरवाजे में दो छोटे छोटे, एक छोटा गोला एक बड़ा गोला बना के समझा था। तो
ये तो भाई दे रहे हैं, देखो ये छोटा गोला और ये सब बड़ा गोला छेद करवाए थे, उस तरफ बर्नर रखवाए थे मैंने 100 जुड़ के, और इधर तुम्हारा हाथ रखवाया था। तुमसे पूछा था बताओ कौन सा हाथ ज़्यादा डैमेज हुआ, बाप रे इतना सब भूल जाते हो। कोई बात नहीं, तो छोड़ दो, प्रैक्टिकल बाद में तो याद करो बस थ्योरी फार्मूला कहाँ समझ के करते हो। इंटेंसिटी इक्वल टू, शायद ये अच्छा लगेगा तुम्हें, याद करना अच्छा लगता है कि फार्मूला पढ़ लेते सर, फार्मूला बताओ ना, नहीं तो इंटेंसिटी वर्ड क्या होती है? इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि छोटा छेद है यहाँ पर होल और एक बड़ा होल है, उस तरफ छोटे छेद के उस तरफ भी 100 जूल का एक बर्नर रखा है और इस तरफ भी 100 जूल का बर्नर रखा है, दोनों से फ्लेम बाहर से आ रही है और इस तरफ तुम्हारा हाथ लगा दिया, तो कौन सा वाला हाथ ज्यादा डैमेज हुआ? ऊपर वाला, है ना, क्योंकि वो 100 जूल एनर्जी कम एरिया से अंदर एंटर की ना उसने, तो इसका मतलब वो हमारी हड्डियों तक को अंदर पहुंचा देगा ना। अरे ये वाली 100 जूल एनर्जी तो फैल गई, तो हमारे से सरफेस दे हाथ से, और ऊपर वाले छेद से क्या हो गया? वो एनर्जी पूरी अंदर तक गई, बोन तक को उसने डिस्टर्ब किया, यानी ऊपर वाले छेद से हमने उस एनर्जी 100 जूल की क्या बढ़ा दी? इंटेंसिटी बढ़ा दी, और नीचे वाले होल में 100 जूल की इंटेंसिटी क्या कर दी? कम कर दी। जैसे एरिया बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इंटेंसिटी का मतलब ध्यान रखो, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो अगर इस दुनिया में कोई पॉइंट लाइट सोर्स है तो इसमें से लाइट रेज जो बाहर आएंगी, लाइट वो किस लोकस से बाहर निकलेंगे? लोकस कैसा होगा? पॉइंट का लोकस क्या होता है? स्फीयर, मतलब एक प्लेन में होता है, चारों तरफ फैलेंगे ना, तो यानी इसके थ्रू लाइट हमेशा स्फेरिकल लोकस के थ्रू बाहर आएगी चारों तरफ। तो r डिस्टेंस पे स्फेरिकल लोकस के लिए इसकी इंटेंसिटी अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगी? एनर्जी अपॉन टाइम इनटू 4 पाई आएगी। तो अगर सोर्स में से निकलने वाली एनर्जी E है पर यूनिट टाइम t में, तो E और T तो कांस्टेंट हो गया, तो यानी R के साथ इंटेंसिटी का वेरिएशन का फॉर्मूला पूरी फिजिक्स के लिए, भले वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर हो, भले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर हो, भले वो साउंड सोर्स का हो, भले वो लाइट सोर्स का हो, हर जगह इंटेंसिटी का कॉमन फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी ऑलवेज रिमेन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है अपने मेंस लेवल पर, जनरली बनती ही है कि R1 डिस्टेंस से इतनी इंटेंसिटी तो R2 पे जाके कितनी हो जाएगी, तो I इनवर्सली टू R² से प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। I2 अपॉन I1 will be equal to R2²। अब अगर लीनियर सोर्स आ गया तो बताओ एक लीनियर सोर्स का लोकस क्या होता है? लाइन का लोकस सिलेंडर हुआ ना, सिलेंड्रिकल लोकस से बात करेंगे लाइट रेज। एक लाइन का लोकस क्या होता है? यानी अब इसमें से लाइट रेज बाहर निकलेंगी, चारों तरफ फैलेंगी इस तरह के सिलेंड्रिकल लोकस से आ जाएंगी। तो फिर इस सिलेंड्रिकल लोकस की रेडियस अगर r मान ले और इस सोर्स की लेंथ अगर l मान ले, तो फिर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? R इक्वल टू E एनर्जी निकली पर टाइम 2 पाई RL, और एक कॉर्ड सरफेस एरिया से जा रही है ना वो, सिलेंडर का कॉर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पड़ा है 2 पाई RH, तो H की जगह कौन आ गया? L। तो वापस E कांस्टेंट, जितने टाइम में निकली वो E वो भी टाइम भी कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट फॉर गिवन टाइम इंटरवल L भी। तो इसका मतलब डिस्टेंस के साथ एक लीनियर सोर्स की इंटेंसिटी का वेरिएशन फिर R² में नहीं होता है ना। ये सिर्फ एक चैप्टर का फंडा नहीं है, बहुत सारे चैप्टरों में लगेगा, इसको भूलना नहीं है कभी। I2 अपॉन I1 इक्वल टू R1 अपॉन R2। पॉइंट सोर्स का फॉर्मूला इंटेंसिटी का, लीनियर सोर्स का फॉर्मूला इंटेंसिटी का, पॉइंट
पॉइंट सोर्स का लोकस हमेशा कैसा होने वाला है? स्फेरिकल। तो ये भी कैसा सोर्स है? तो इसका मतलब इसमें से भी जब एनर्जी निकली होगी तो फिर अगर ये लेंथ का नाम रख लूं मैं भी आर, स्मॉल आर, तो इसको रेडियस बनाते हुए ऐसा एक वो बनेगा स्फीयर। ऐसा स्फेरिकल बनेगा लोकस, जहां से एनर्जी क्या आ रही होगी? चारों तरफ से बाहर निकल रही है। तो बोल रहे हैं कि बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर सरफेस। उस एनर्जी का फ्रैक्शन क्या होगा जो इस वाटर सरफेस से बाहर आ रहा है? कोई दिक्कत? तो अभी 3D ये डिस्क 2D है, पर ये डॉटेड लाइन समझ में आ गया? इमेजिन हो गया? तो इस 3D का ये एक छोटा पार्ट है ना यार, बाहर इतने पार्ट से एनर्जी बाहर आ रही ना, तो इतने पार्ट से आने वाली एनर्जी जो बाहर आ रही है उसका सेमी प्लेन एंगल सी है। अरे है? तो अपन ने लास्ट टाइम एरिया का फॉर्मूला बना लिया था, तो उतने पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर into 1 minus cos t। अरे बाबा कोई दिक्कत? चल बे। तो एरिया के थ्रू बांट दो, क्योंकि इंटेंसिटी जो एनर्जी है वो फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, अब डिस्टेंस फिक्स हो गया है यहाँ पर। आर डिस्टेंस समझेंगे, स्क्वायर बनाया ना अपन ने, तो अपनी बात डिस्टेंस फिक्स है। तो अगर डिस्टेंस फिक्स है तो इसका मतलब ये जो एनर्जी होगी वो अल्टीमेटली उस डिस्टेंस पे जितने पार्ट का जो एरिया होगा उस एरिया के प्रोपोर्शनल चलेगी। तो यानी मैं एरिया को ही बांट दूं तो एनर्जी कितनी बाहर आएगी समझ में आ जाएगा। तो एज टोटल एनर्जी अगर सोर्स में से मान लो कितनी निकली E, तो E अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इट रिमेन्स प्रोपोर्शनल टू 4 पाई r स्क्वायर। पूरे स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी वो तो। जितना ये पार्ट है ऊपर वाला उतने पार्ट से बाहर आने वाली E आउट दैट विल रिमेन प्रोपोर्शनल टू, अरे होगा, तो इतने पार्ट का एरिया जो भी है वो उतनी एनर्जी के प्रोपोर्शनल कहां से निकलेगा? टोटल जो एनर्जी निकली वो इसके लिए है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कमिंग आउट is E out upon total. This is called fraction. तो E out इसके proportional, total इसके, यानी 2 pi r square into 1 minus cos c upon 4 pi r square। हाँ बताइए कट गया और नीचे 2 रह गया, यानी 1 minus cos c upon 2 और ट्रिग्नोमेट्री लगा दें तो 1 minus cos c को क्या लिख सकते हैं? 2 square c by 2, 2 sin square c by 2, तो 2 से 2 भी क्या हो जाएगा? यानी फ्रैक्शन का फॉर्मूला फाइनली बन गया टोटल इक्वल टू sin square c by 2। बस क्रिटिकल एंगल देखना है, फॉर्मूला में क्या दिया नहीं दिया है तो क्रिटिकल एंगल निकालना है यहाँ। अरे चल रहे कोई दिक्कत? अच्छा वो एक बार फिर से बना क्या वो पार्ट वाला नीचे से लाइट निकलेगा, आप ऐसा बोलो। ये लास्ट वाला एक बार फिर से समझाओ। तू लेट आया था अभी? इधर ही नहीं, मैंने शुरुआत से पढ़ाना शुरू किया था। पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स का लोकस हर जगह एनर्जी कैसे निकालेगा स्फेरिकल शेप में? तो यहाँ से एक r रेडियस का स्क्वायर बनाऊंगा तो टोटल एनर्जी तो पूरे एरिया के प्रोपोर्शनल होगी।
उस फॉर्मूले से पर जो एरिया जहाँ से लाइट रेज बाहर आ रही है, जहाँ से एनर्जी बाहर आ रही है, वो तो इतने पार्ट का एरिया है ना बस। तो ये एरिया बनाना हमने कल लास्ट लेक्चर में सीखा है। तो फिर इतने एरिया के प्रोपोर्शनल यहाँ से आने वाली एनर्जी, टोटल एरिया के प्रोपोर्शनल, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आने वाली एनर्जी अपॉन टोटल। क्या कंडीशन क्या बोलना? समझ नहीं आता आपको एनर्जी की कुछ